हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की जबरदस्त प्रिपरेशन, जिसमें आपको क्लास 10th साइंस का लेटेस्ट सेशन का पूरा सिलेबस बिल्कुल डिटेल में करवाया जा रहा है। यह है तीसरा लेक्चर। पहले दोनों लेक्चर्स में हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स थे, जो क्लास 10th की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जरूरी है। तो अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो दोनों लेक्चर्स देख लो। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नोट्स के लिए मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको डायरेक्टली नोट्स और वर्कशीट्स मिल जाएंगी इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं बच्चों। अब हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ये तो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस हुई। बट ये पहले लेक्चर में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। एक बार इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम डिटेल में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। So chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होती। आपने क्लास 9th में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज का मतलब है कि एक किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में, ऑब्जेक्ट में एक ऐसा चेंज आना जिससे उसका जो केमिकल नेचर है वो ना चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि मेल्ट होने से पहले आइस जो है वो सॉलिड है, मेल्ट होने के बाद आइस लिक्विड है। भाई चेंज तो कुछ हुआ है, लेकिन इसको फिजिकल चेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग केमिकली देखें, अगर हम ये देखें कि आइस जो है वो किस तरह के एलिमेंट से बनी है और लिक्विड वाटर किस तरह के एलिमेंट से बना है, तो हमें पता चलेगा दोनों सेम है। दोनों को अगर हम देखें तो दोनों का फॉर्मूला हमको मिलेगा H2O। यानी कि जब आइस मेल्ट करी है, देखने में तो अपने को पता लग गया ये सॉलिड का ब्लॉक था, अब ये लिक्विड हो गया, लेकिन उसका जो नेचर है, उसका जो केमिकल नेचर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो अगर कोई फेस चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ है, लिक्विड से गैस हुआ है, सॉलिड से सीधा गैस हुआ है, तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। बहुत सारे केमिकल चेंजेस में भी फेस चेंज होता है, बट आपके आसपास जो फेस चेंजेस के बारे में आपको पता है, कैम्फर जैसे वेपराइज हो रहा है, वाटर वेपराइज हो रहा है, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ये सारे आपके फिजिकल चेंजेस हो गए। अगर आप किसी चीज को कट करते हैं तो कट करने से उसका कोई केमिकल नेचर तो बदल नहीं जाएगा, सिर्फ साइज छोटा हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज की बात यहां पे नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है केमिकल चेंज की। जब एक ऐसा चेंज आए किसी सब्सटेंस में कि बिल्कुल नए तरह के एक वो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस a rearrangement of atoms takes place between the reacting substances to form new substances having entirely different properties। क्या मतलब है बच्चों? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो भी सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग द केमिकल रिएक्शन, मतलब जिसके साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, जो भी एटम्स आपने इनिशियली लिए हैं केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी सब्सटेंस बने हैं, उनके भी टोटल एटम्स अगर आप काउंट करोगे तो दोनों में नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स हमेशा सेम निकलेंगे। सिर्फ उन एटम्स की रीशफलिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक कार्ड्स का डेक दिया, अब अगर आप कार्ड्स के डेक को लेके उसको रीशफल करो तो क्या उसमें कुछ नए कार्ड्स आ जाएंगे? नहीं। क्या उसमें से कुछ कार्ड्स कम हो जाएंगे? नहीं। सिर्फ उन कार्ड्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट है सिर्फ वो डिफरेंट होने से बिल्कुल नए तरह के सब्सटेंसेस बन जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल वाले से बिल्कुल अलग होती। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला आप जरा केमिकल रिएक्शन देखो। इसमें हम लेकर चले हैं कार्बन को, ये हमारा है कार्बन,
कार्बन को जब हमने बर्न किया तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कार्बन को जब हमने बर्न किया तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और उसकी बर्निंग से एक गैस प्रोड्यूस हुई जिसको हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO2। ठीक है, कार्बन को हमने जब बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एक गैस फॉर्म हुई जिसका फॉर्मूला है CO2। ठीक, अब आप सोचो रिएक्शन से पहले जो हमने चीजें ली थी जरा उसमें देखो कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम्स हैं। केमिकल रिएक्शन होने के बाद नहीं, होने से पहले एक कार्बन एटम था, दो ऑक्सीजन एटम्स थे, और होने के बाद भी एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। लेकिन चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं, ये बिल्कुल नया सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच ही नहीं करती। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मैच नहीं करती। कंपाउंड अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी ना। अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है तो भी इसमें ना ही आपको कहीं कार्बन मिलेगा ना ही इसमें आपको कहीं ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना ही तो कार्बन की कोई प्रॉपर्टी शो करेगा ना ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी शो करेगा। ये अपने आप में बिल्कुल नया सब्सटेंस है। लेकिन अगर हम देखें इस तरफ वाली साइड पे, अब इस तरफ उस तरफ वाली बोलने से अच्छा है आपको नाम ही बता दिया जाए कि ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, रिएक्शन से पहले ये जो चीजें ली हैं हमने इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद ये जो बना है इसको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने से पहले जो सब्सटेंसेस थे और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करने के बाद जो चीजें बनी है वो प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में जरा देखो कितने और कितने टाइप के एटम्स है। एक कार्बन दो ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन। बट यहां पर रिएक्टेंट वाली साइड पे वो कार्बन की फॉर्म में था और ऑक्सीजन गैस थी। यहां पे एक कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। ठीक है, तो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहेंगे लेकिन बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर। भाई ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया ना, कार्बन से नाइट्रोजन नहीं बनने वाला। दैट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसके बारे में 12th में पढ़ोगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। एटम्स की सिर्फ क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। सो reactants and products, the substances which take part in chemical reaction are called reactants. The new substances produced as a result of chemical reaction are called products. अब बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की यहां पे हम लोग बात करेंगे जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एंड दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, 12 उसका एटॉमिक नंबर है, 282 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है। अब मैग्नीशियम का पतला सा ऐसे व्हाइट कलर का रिबन की शेप में आता है मैग्नीशियम, ठीक है ना, तो इसको मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, बर्निंग का मतलब बच्चों क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो भाई जो यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, बट नाइट्रोजन बहुत अनरिएक्टिव गैस है। तो नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है। दैट इज द होल मीनिंग ऑफ बर्निंग। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टर्म आएगी इसी चैप्टर के एंड में। तो मैग्नीशियम के साथ ये बर्न करा, मैग्नीशियम को बर्न करा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो है Mg+O2। और आपको मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो आपको मिलेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स देखे तो आपको पता होगा कि मैग्नीशियम इज Mg2+, ऑक्सीजन इज O2 नेगेटिव। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 हम लगाएंगे नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO। और यहां पे आप देखोगे कि O2 है। अब नंबर एंड टाइप ऑफ
एटम्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए। तो हम एक चीज करते हैं विच इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग का ये वीडियो नहीं है, मतलब इसमें हम बैलेंसिंग के बारे में नहीं पढ़ रहे, बैलेंसिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया यहां पे दे देता हूं, चीज आपको समझ में आ जाएगी। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग का मतलब ये है कि यहां पे आपने, अगर मैं इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखूं, स्केलेटल इक्वेशन मतलब बिना बैलेंस किए अगर मैं लिखता हूं तो मुझे यह लिखना पड़ेगा Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब मैंने हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करना है, वरना आप ये सोचोगे कि एक एटम मैग्नीशियम का लेने से, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, जबकि ये ट्रू नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा, कितना कौन सा सब्सटेंस लेना पड़ेगा और कितना कौन सा सब्सटेंस बनेगा, एक्चुअल में क्या होगा ये आपको पता चलेगा तभी जब आप केमिकल रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो आपने ये देखना है कि इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर 1 ऑक्सीजन है, तो आप कहोगे यहां 2 लगा दो, फिर नहीं, उससे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला हम बदल नहीं सकते, हमारी मर्जी थोड़ी है। MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है तो MgO ही रहेगा ना। तो आप कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हो, यहां आपने 2 लगा दिया, यहां आपने 2 लगा दिया, लेकिन अगर यहां आपने 2 लगा दिया तो फिर तो मैग्नीशियम का बिगाड़ दिया आपने सिस्टम, क्योंकि मैग्नीशियम इधर 1 ही था, अब उधर आपने 2 कर दिया, तो इसके आगे भी 2 लगाओ। अब आप काउंट करो, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। अब ये केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। और इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख के अपने को ये पता चला कि जब दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे मैग्नीशियम के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, है ना, तब जाके आपको 2 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन that will take place when the magnesium ribbon is burned. So 2Mg और साथ में ये ब्रैकेट में Sg, इन सब की बात हम एक बहुत डिटेल में करने वाले हैं एक लेक्चर में, जिसका टाइटल है कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझते चलो ताकि आपको आइडिया लगता जाए। बच्चों, हम फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं सब्सटेंसेस के साथ में ब्रैकेट में। हमारा काम है कि केमिकल रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं वो जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो उतना अच्छा है, ताकि भाई उसको पढ़ के ज्यादा से ज्यादा बातें पता चल सके। तो ब्रैकेट में जब S लिखा है तो मतलब ये सब्सटेंस सॉलिड है, ब्रैकेट में जब G लिखा है तो मतलब सब्सटेंस गैस है, ब्रैकेट में जब S लिखा है तो सॉलिड है, L लिखा है तो लिक्विड है, और एरो के ऊपर हम लिख देते हैं कि क्या कंडीशन के अंडर ये रिएक्शन हुआ है। ऑब्वियसली ये रिएक्शन तब हुआ है जब हीट किया गया है, तो एरो के ऊपर हमने हीट लिख दिया। बट इस टॉपिक को हम डिटेल में आगे उठाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, when a magnesium ribbon is heated it burns in air with a dazzling white flame। dazzling white flame मतलब बहुत ब्राइट, चमकदार व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। ये पहचान है, इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। ये पहचान है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, चमकदार सफेद फ्लेम के साथ बर्न होता है, और उसके बर्न होने के साथ एक व्हाइट पाउडर बनता है जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है। कलर्स याद करते चलो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन सब चीजों से। तो इस स्लाइड पे अपने को क्या क्या पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, अभी फोटो दिखाता हूं, लेकर आया हूं ऐसी बात, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आपको मिलेगी, और बर्निंग के बाद जो चीज बच जाएगी वो एक व्हाइट कलर का पाउडर होगा, जो कुछ नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड है। अब जरा इस प्रोसेस को ध्यान से समझो, क्योंकि हर एक स्टेप में से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट सरफेस विद सैंड पेपर। सबसे पहले आप 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लो और उसके सरफेस को सैंड पेपर से पहले रब करो। अब ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन के सरफेस को सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन के सरफेस को सैंड पेपर से इसलिए रब करना पड़ता है बिकॉज वो मैग्नीशियम जहां पड़ा था, कहीं पर जहां से आपने मंगाया या आपके घर में पड़ा था, तो पड़े पड़े क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसकी एक ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर, मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट करवा लेगा। उस लेयर को आपको हटाना पड़ेगा,
ठीक है, एक लेयर जो है उसके ऊपर लग जाएगी, उस लेयर को आपको हटाना पड़ेगा। आपको तो भाई बर्न करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम। क्या आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बाद में बनेगी ना, आपको तो मैग्नीशियम चाहिए। तो मैग्नीशियम दो तो सही भाई हमें। जो आपके पास मैग्नीशियम पड़ा है, जो इतने दिन से पड़ा हुआ था, वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, उसके ऊपर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग आ गई, एक लेयर आ गई। उस लेयर को आपको हटाना पड़ेगा पहले, तभी तो अंदर से मैग्नीशियम निकलेगा जिसको आप बर्न करोगे। तो वो लेयर हटती है सैंड पेपर से रब करके, ठीक है। सो before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper. This is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon so that it may readily combine with oxygen of air. मैग्नीशियम लाओ तो सही, पहले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को पहले हटाना पड़ता है। फिर होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एट वन एंड हीट इट्स अदर एंड ओवर अ बर्नर। टोंग्स, ये टोंग्स होते हैं, इससे आप पकड़ के मैग्नीशियम रिबन को बर्नर से बर्न करो, थोड़ा दूर रह के, और फिर आपको मैग्नीशियम रिबन की एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम मिलेगी। डायरेक्ट इसको आप देखना मत, बहुत ज्यादा ब्राइट है। आप चश्मा अपना सनग्लासेस वगैरह यूज कर सकते हो, या दूर से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर गिविंग व्हाइट फ्लेम एंड पाउडर। ये देख रहे हो कलर, ऐसी चमकदार व्हाइट फ्लेम मिलती है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है एयर में। और hold the magnesium ribbon over a watch glass so that the magnesium oxide powder being formed collects in the watch glass। तो वॉच ग्लास के ऊपर उसको बर्निंग रिबन को आप रखो ताकि आपका जो पाउडर गिरे वो वॉच ग्लास के अंदर गिरे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का ऐसा पाउडर होगा जो आपको मिलेगा। ये वाला केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिनकी हम लोग बात करेंगे। पूरे चैप्टर में एक एक केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके कलर्स वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ। एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में दुनिया भर के केमिकल रिएक्शंस जो है वो चल रहे हैं। मिल्क का सौर होना, मिल्क का खराब होना, खट्टा होना, कर्ड का, मिल्क से कर्ड का बनना, फूड की कुकिंग, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन। भाई इनमें से मैक्सिमम जो है वो हर एक चैप्टर में बायो या केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में बताए गए हैं, ठीक है। तो तब हम डिटेल में बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ लें। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो आप सांस लेते हो, ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे हवा अंदर जा रही है और आप बाहर छोड़ रहे हो, दिस इज जस्ट द ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो सांस आपने ली, मुंह से आपने खाना खाया, नाक से आपने सांस ली, वो दोनों अंदर जाके आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन पैदा करेंगे जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। सो दैट इज रेस्पिरेशन विच इज अ केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। आयरन की जो रस्टिंग है वो केमिकल रिएक्शन है। जो ब्राउन कलर का जो पाउडर बनता है आयरन की रस्टिंग से, दैट इज रस्ट विच इज अ केमिकल कंपाउंड, उसकी भी बात होगी इस चैप्टर में। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कार्बन की बर्निंग का भी हमने एग्जांपल लिया, दे आर ऑल केमिकल रिएक्शन। किसी भी अच्छे फ्यूल की पहचान ये है कि अगर उसको बर्न करो तो दो ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा फ्यूल वो इसलिए है क्योंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो दे रहा है बर्निंग पे तो ये दोनों हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, तो कितनी अच्छी बात है। और ये दोनों पॉल्यूट नहीं करते हैं एनवायरमेंट को। कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो वो केमिकल रिएक्शन है। कैंडल वैक्स की बर्निंग इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से ही कुछ चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में चैप्टर को हम स्टार्ट कर ही चुके हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है अगला, विच इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो कल के लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी चलता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी